ठीक है पलक, हैंड डाउन कर लो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे बट थोड़ा सा फास्ट मोड में चलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं आता है तो बेटा पूछते रहना, ठीक है। सबसे पहले मैं बेसिक्स कवर करूंगा कि कुछ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे। स्ट्रेट लाइन बेसिकली अगर मैं बोलूं क्या होता है, लोकस तो वर्ड सुना होगा सभी ने, यस सर। है ना। तो अगर मैं कहूँ स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जो किसी लीनियर इक्वेशन को क्या करेगा, इनटू वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगा, राइट। जैसे आप लिखते थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसका जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इसका ग्राफ कैसा बनता था भाई, हमेशा ही क्या बनता था, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। क्लियर है। यस सर। बेसिकली ऐसे पॉइंट्स का लोकस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उनको, उसको क्या बोलते थे हम, स्ट्रेट लाइन बोलते थे। तो पॉइंट के कलेक्शन को बोलते हैं लोकस हम, ठीक है। लोकस मतलब सुनने में अजीब सी टर्म लगती है बट लोकस बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिससे कुछ कर्व या जो भी बनता है शेप, तो यहाँ पर हम लोकस बोल देंगे स्ट्रेट लाइन है। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो जिनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और वो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ ऐसी इक्वेशन है, अच्छा लाइन तो भाई बहुत तरह की हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, स्लांटिंग भी हो सकती है। स्लांटिंग मतलब टेढ़ी, ना हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल। तो ये बताना देखकर ये लाइन कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी, सिर्फ देखकर ही बताना है। 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 कैसी लाइन बनेगी भाई, कोई तो बोलो भाई, आंसर दो। 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 लिखा है तो बेटा लाइन कैसी बनेगी, लाइन बनेगी, कंफर्म है। यस सर। ठीक है, अब बता दो लाइन कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। वर्टिकल। वर्टिकल क्यों बनेगी, क्योंकि 3x इक्वल टू आएगा -9, x की वैल्यू क्या आएगी -3। अच्छा x की वैल्यू -3 तो आ गई, तो इसका ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा होगा, राइट। आप कह रहे हो वर्टिकल में -3, 0 से पास होगी, राइट, ऐसी होगी। यस सर। पर ऐसे ही क्यों होगी, अगर x की वैल्यू -3, 0 आ रही है तो लाइन तो फिर ऐसी भी हो सकती थी, ऐसी भी हो सकती थी, फिर ऐसी स्ट्रेट लाइन वर्टिकली क्यों आती है भाई, कोई एक्सप्लेन करेगा। सर क्योंकि अगर स्लांटिंग होगी तब डिफरेंट y की वैल्यू पर x की वैल्यू भी डिफरेंट है, पर इस हाँ, केस में y की वैल्यू के इंडिपेंडेंट होगी, x की वैल्यू तो इससे एकदम वर्टिकल है। ठीक है, आपको तो आगे समझ में, बाकी बच्चों को नहीं आया वो समझ में, मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, इसका वर्टिकल लाइन क्यों बनती है, उसका रीजन ये है, इस वर्टिकल लाइन पे जो पॉइंट्स लोगे आप, बेसिकली जो आपकी इक्वेशन थी वो थी x इक्वल टू -3, तो इसको आप ऐसे समझ लो, ऐसे लिखा हुआ है 1x प्लस 0y इक्वल टू -3, लिख सकते हैं भाई। यस सर। ठीक है, अब आप सोच के देखो, y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते रहो, y की वैल्यू कुछ भी पुट करते रहो, मतलब 1 पुट कर दो तब भी x की वैल्यू यही रहेगी, अगर आप y की वैल्यू 2 पुट करोगे तब भी x की वैल्यू यही रहेगी, 3 पुट करोगे तब भी यही रहेगी, -8 पुट कर दोगे तब भी यही रहेगी। तो आपको समझ में आ रहा है, इन सभी पॉइंटों को जोड़ के फिर एक वर्टिकल लाइन ही आएगी, बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से अगर लाइन होगी, मतलब अगर इस फॉर्म में ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। और अगर ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0 है तो ये वर्टिकल, सॉरी ये कैसे बनेगी, मैंने उल्टा लिख दिया, ये भाई हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल बनेगी, और ये वाली हॉरिजॉन्टल बनेगी, ये बनेगी आपकी वर्टिकल अगर वाई नहीं है, और ये बनेगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, जिसमें ए और बी पे कंडीशन लगा दी भाई, ए भी 0 नहीं होना चाहिए, बी भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर दोनों ही 0 नहीं है तो गारंटीड कैसी बनेगी, स्लांटिंग लाइन बनेगी। कैसी बनेगी, स्लांटिंग। स्लांटिंग मतलब टेढ़ी लाइन बनेगी, ना तो हॉरिजॉन्टल होगी ना ही वर्टिकल होगी, क्लियर है। और अगर ऐसी है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, अब ये लाइन और ए और बी में कह रहा हूं 0 नहीं है, तो फिर ये लाइन स्लांटिंग बनेगी, लेकिन कहां से पास होगी, अब ये भी बता सकते हैं कहां से पास होगी स्लांटिंग लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। वेरिएबल, तो ये ओरिजिन से पास होगी। समझ आ रहा है क्यों ओरिजिन से पास होगी, बिकॉज अगर कांस्टेंट जो पार्ट था एक्स और वाई वाले के अलावा, टर्म के अलावा, वो वाली टर्म, कांस्टेंट वाली टर्म अगर है ही नहीं, तो आप x 0 पुट करोगे तो y भी 0 आ जाएगा, तो गारंटेड है ये पक्का ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, क्लियर। यस सर। तो लीनियर इक्वेशन के बेसिक्स थे, अब आते हैं कुछ फॉर्मूले जो लाइक बेसिक आपको याद होने चाहिए। पहला था, आपको याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंटों को कनेक्ट करके आता था, x1 y1
बी पॉइंट है लेट्स से x2 y2। तो अगर हम ए बी को ज्वाइन करेंगे तो ए बी की लेंथ कितनी होगी, फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा अब पॉइंट के ऊपर लिखा तो होता नहीं है कि कौन सा पहला पॉइंट है कौन सा दूसरा पॉइंट है, तो भाई आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख लो प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अच्छा कोई बताएगा इसका फॉर्मूला तो पता है तुम्हें, इसका फॉर्मूला भी पता है, इसका फॉर्म इसको कैसे ओपन करेंगे, माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको कैसे ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं, या कुछ और ही लगाना पड़ेगा इसमें? माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉमन। हाँ तो बताओ तो ओपन करके फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिख दो? ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया बेसिकली ए प्लस बी का ही होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर करो, ये भी भाई सेम आएंगे ना। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ओके। जब बाई चांस ऐसा लिखा हुआ है रूट के अंदर 7 माइनस 2 रूट 12, 7 माइनस लिखा हुआ है लेट्स से 4 रूट 3, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। इसको फर्दर से या फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता? होगा ये फर्दर सिंप्लीफाई? अगर कभी भी इस तरह से आ जाए रूट के अंदर भी रूट आ रहा है और आप लाइक फर्दर अगर पूछ रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो कुछ ऐसे सोचो ये अंदर वाला जो होगा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा किसी का। तो 4 रूट 3 को एक बार माइंड में ऐसे सोचो, 4 रूट 3 कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2ab, जिसमें आपका b हो गया लेट से रूट 3, 4 में से 2 बाहर लिख दिया आपने 2ab का, तो 2 बचेगा। अब आपने देखा कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर करके क्या 7 आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, तो इसको मैं लिख दूंगा क्या, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये लिखूं या ये लिखूं? अब स्क्वायर जब लिखा है तो सेम बात है, लेकिन रूट लगा हुआ है तो रूट से स्क्वायर हटेगा, तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा भाई, या दोनों पॉसिबल है? दोनों। दोनों ही फर्स्ट वाला पॉसिबल है। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं दोनों, किसने बोला भाई दोनों? दोनों पॉसिबल नहीं होंगे बेटा, पहले वाला पॉसिबल होगा दूसरे वाला नहीं होगा। एक्सप्लेन कर दो बेटा क्यों नहीं होगा दूसरे वाला, क्योंकि रूट नेगेटिव आ रहा है, रूट नेगेटिव। हाँ ये आंसर भाई नेगेटिव आएगा, और आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो रूट में लिखा हुआ है, और आपको ये तो पता है कि रूट का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा, राइट? क्लियर है? जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम, अब मैंने जैसे पीछे बताया कि a माइनस बी का स्क्वायर करो या b माइनस ए का, तो आपको लग रहा है सर सेम ही बात है, तो ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। नहीं, हम स्क्वायर नहीं कर रहे, अब हम रूट ले रहे हैं, मतलब स्क्वायर तो अंदर आया ना, तो 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर और रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर वो तो सेम बात होगी, लेकिन जब रूट ले रहे हैं तो अब आपको a की वैल्यू चूज करनी है और ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिससे आंसर पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने सेकंड वाले को इग्नोर कर दिया, पहले वाले को ले लिया। क्लियर है? यस सर। फिर आता था डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद। अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड लाइक क्वेश्चंस लाइक सिंपल से कहाँ अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे प्रूव करना है कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत सिंपल सी बात है, कैसे प्रूव करूंगा? तरीके तो बहुत सारे वैसे प्रूव करने के, लेकिन अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर करना है, अभी स्लोप वाला कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आप ए भी निकाल लोगे, बी सी निकाल लोगे, ए सी निकाल लोगे, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर ए सी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, राइट? क्लियर है? यस सर। मान लो मैंने ए बी सी 3 पॉइंट गिवन थे और मैंने ए भी निकाला, कुछ ऐसा आया मान लो 5 रूट 2,
बी सी आया लेट से, जब 5√2 की जगह लिख देते हैं, क्या आया लेट से √8 आया, और ये आया √18, और ए सी आया लेट से √50। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए बी सी और तीनों पॉइंट्स कॉलिनर है? बताओ भाई, क्या ये तीनों पॉइंट हम बोल सकते हैं कॉलिनर है? भाई कॉलिनर के लिए सोचो ना, क्या कंडीशन लगाओगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस इज गिवन है भाई, 3 पॉइंट अगर कॉलिनर है तो इसका मतलब ये होगा कि पहले वाला डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, और जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है ये d3, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा भाई? यही तो रिलेशन होगा, अगर कॉलिनर है तो पक्का होगा कुछ ऐसा, है ना? तो बेसिकली 2 डिस्टेंस को ऐड करके थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा होगा, अगर ऐसा है तभी हम कह सकते हैं कॉलिनर है। तो आपको तीनों डिस्टेंस बेटा गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको जस्ट देखना है कि क्या 2 का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है, तो क्या ऐसा हो रहा है या नहीं? बताओ भाई, क्या हम कह सकते हैं 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है? बोलो बोलो भाई, बताना पड़ेगा बेटा। देख कर तो लग रहा है एक बारी में कि नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह से देखा तो समझ में आया, 2√2 है, ये 3√2 है, और ये 5√2 है। आगे समझ में? Yes, sir. सारे सोचने बैठेंगे, सोच रहे होंगे कि सर ने पूछा है तो लग तो रहा है शायद होगा ही, बट देखने से नहीं लग रहा है ना। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. क्या यही सोच रहे थे कि देखने से नहीं लग रहा है, या पता लग गया था होंगे? हाँ तुषार, क्लियर है? तो रूट से पहले बाहर ले जाकर सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना बेटा, ऐसे देख कर नहीं बोलना कि √18 और √8 ऐड करके तो नहीं आ रहा √50 के इक्वल, और ऐसे तो ऐड भी नहीं होता, आपको पता है √8 में √18 ऐड नहीं कर सकते इस तरह से, ठीक है? क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. फिर एक आता है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फ्रैक्शन फॉर्मूला। याद आ रहा होगा कि अगर एक ए पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, और इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग को लेट्स से हमने ज्वाइन किया इन दोनों को, और इसको एक पॉइंट है लेट्स से सी, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है लेट्स से। तो फिर अच्छा, 2 तरह के डिवीजन होते हैं, एक होता है ये जो हम कर रहे हैं पहले वाला, ये कैसा है? इंटरनल डिवीजन। कैसा है? इंटरनल डिवीजन मतलब जो सी पॉइंट है वो ए बी के ऊपर है, मतलब बीच में है कहीं पर, मतलब एग्जैक्टली मिडल में नहीं, ए बी लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। तो अगर सी पॉइंट अगर ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जब हम m/n बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? ये वाला रेशियो ले रहे हैं, AC/CB, ऐसे याद रखना, ऐसे ले रहे हैं। तो फिर जो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे? mx2 nx1 डिवाइड बाय m+n, और my2 सेम चीज है, प्लस ny1 डिवाइड बाय m+n। ठीक है भाई? याद रखने का तरीका हो गया कि m को, जो पहले वाले रेशियो है, उसको आपको सेकंड वाला कोऑर्डिनेट के x से मल्टीप्लाई करना है, फिर n को फर्स्ट वाले के साथ इसी तरह से y में करना है। क्लियर? और नीचे डिवाइड में m+n, याद रहेगा? यस सर। और यही चीज अगर एक्सटर्नल डिवीजन होती, जो सी पॉइंट है बेसिकली वो एक्सटर्नली डिवाइड, मतलब हाँ बस प्लस की जगह माइनस आ जाता, मतलब सी मतलब बाहर है इस बार। लेकिन फिर रेशियो कैसे लेंगे? जो हम रेशियो लेते थे, एक्सटर्नल डिवीजन n/n में डिवाइड कर रहा है सी पॉइंट, तो वही कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2। सी की कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? तो इस बार रेशियो जो हम ले रहे हैं m/n वो कैसे लेंगे? दोबारा AC/CB या BC। देखो रेशियो वही है, लेने का तरीका वही है। यहाँ तो पिछली बार AC/CB था, इस बार भी वही है AC/CB, लेकिन एक्सटर्नली बाहर है सी, मतलब लाइन जब AB को हम एक्सटेंड करते हैं आगे, तो एक्सटेंड कर सी पॉइंट आ रहा है कहीं पे,
तो फिर रेशियो जो सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ऐसे लिखेंगे m x2 माइनस एन x1 डिवाइड बाय m माइनस n, फिर इस तरह से my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस, प्लस की जगह बेटा बस माइनस आ जाएगा। इन सब के प्रूफ है, अगर मैं समझाऊं तो समझ में भी आ जाएंगे, बट थोड़ा सा सोचोगे अपने आप समझ में आ जाएंगे, इतना कुछ लॉजिकली वैसे तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा समझना चाहते हो तो समझ के निकाल सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे आया फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। करके दिखाऊं डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया? नो सर। नो सर। नहीं ना, हाँ टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारी डेरिवेशन हो जाएगी फिर तो, ठीक है। लेकिन एक आधा फॉर्मूला खुद थोड़ा सा सोच के ना रिलेट करने की कोशिश करना, तो वो थोड़ा सा ना स्किल्स बिल्ड करने के लिए अच्छी चीज़ है। कि कई बार क्या होता है हमें फॉर्मूले याद नहीं होते, लेकिन हमें लाइक समझ में आ गया है तो हम खुद भी निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो थोड़ा समझ के करोगे तो जल्दी रिलेट कर पाओगे। अब आता है इसी का एक्सटेंशन हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में लर्न कुछ नहीं करना, मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले में मिड पॉइंट के लिए बस रेशियो क्या कर दो, 1 बाय 1 कर दो, बस खत्म। तो अगर ए बी एक पॉइंट है, सॉरी दो पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2, तो अगर मैं कहता हूँ सी पॉइंट एग्जैक्टली मिडल में, मतलब रेशियो क्या है 1:1, तो सेक्शन फॉर्मूले में m और n की जगह बस 1 1 पुट कर दो, तो मिड पॉइंट तुम्हारा सी क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दिया मैंने, देखते हैं कर पाओगे नहीं। क्वेश्चन दिया, अब करने के फिर वही बहुत सारे तरीके, तुम्हें सबसे इजी अप्रोच रखनी है कि कैसे निकलेगा। क्वेश्चन दिया लेट्स से, एक पैराग्राम बोल दिया इसने जिसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी डी। ए ले लेते हैं 1 2, बी ले लेते हैं 3 4, सी ले लेते हैं 5 6, डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, ए बी है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, डी पॉइंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? फिर वही एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे इजी अप्रोच और सबसे जल्दी कैसे निकलेगा? डायगोनल इक्वल कर। डायगोनल्स क्या कर दें? बोलो बोलो बोलो, डायगोनल्स क्या कर दें? इक्वल। बेटा पैरेललोग्राम की मुझे एक चीज देखकर, इसको देख शेप को देखकर बता दो, डायगोनल्स इक्वल होंगे? हर पैरेललोग्राम में तो ना डायगोनल्स इक्वल होते हैं, वो तो सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में होते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम तो बड़ी टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ये देखकर ही पता लग रहा है, जैसे इसको देखकर हम बोल सकते हैं कि डायगोनल्स इक्वल होंगे, नहीं भाई, तो ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा, पैरेललोग्राम में सारी प्रॉपर्टीज याद है भाई सबको या नहीं है? चलो मैंने पूछा, अगर एक चीज पूछी मैंने कहा कि सारी साइड इक्वल है क्वाड्रिलेटरल की, तो फिर वो क्या है? मैंने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि सारी साइड इक्वल है, तो फिर वो क्या होगा? रोम्बस। रोम्बस। फिर मैंने कहा कि सारे एंगल 90 डिग्री है किसी क्वाड्रिलेटरल के, अब क्या कह सकता हूँ? रेक्टेंगल। फिर मैंने कहा कि डायगोनल्स इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटरल की, अब क्या कह सकता हूँ? डायगोनल्स इक्वल है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है, क्या बोल सकते हैं? रेक्टेंगल। गलत हो गया, फंस गया ना तुम, थर्ड क्वेश्चन में फंस गया तुम। कैसे फंस गया देखो, ये रहा मेरा ट्रेपीजियम, सुना था कभी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के भी डायगोनल इक्वल होते हैं भाई, तो क्या इसको मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूँ? नो सर। हाँ देखा, फंस गया ना। तो बहुत ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगी तो ऐसे गड़बड़ कराओगे छोटी छोटी। तो भाई पैरेललोग्राम की पहली बात तो बोल ही सकते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम तो भी किसी भी तरह का हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, नॉर्मल वाला पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे डायगोनल्स इक्वल है, तो फिर जल्दी से बताओ क्या करें? अब एक बात दिमाग में आती है कि यार ए बी इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर सी डी के इक्वल रख देते हैं, और फिर एक बार ए डी को किसके इक्वल रख देंगे? सी बी के इक्वल रख देंगे। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बन जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा, ऐसा लग रहा है ना? है भाई, है ना यस सर। भाई?
अच्छा एक बार सोच के देखना, एक बार निकालने से पहले एक बार सोच के देखना, ए बी का आंसर आएगा, चलो आ गया, रूट या तो रूट से सॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर आ जाएगा नंबर, या रूट वाला ही आ जाएगा। और जब सी डी का स्क्वायर करोगे, मतलब सी डी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, तो उसमें बेटा ए स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी, ए वाली टर्म भी आएगी, कांस्टेंट भी आएगी, बी स्क्वायर भी आएगा, बी भी आएगा, कांस्टेंट टर्म भी आएगी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए और बी और कांस्टेंट टर्म वाली इक्वेशन बनेगी। फिर दूसरी इक्वेशन जब बनाओगे उसमें भी ऐसा ही कुछ बनेगा, तो निकल जाएगा इजीली। मुश्किल नहीं हो जाएगा तो बहुत, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो बनेगी नहीं, लीनियर इक्वेशन तो बनेगी नहीं, ये तो लाइक क्वाड्रेटिक टाइप बनेगी, फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। स्लोप वाला कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, बट सबसे इजी क्या हो सकता है यार, मैंने अभी 2 फॉर्मूले बताए तुम्हें, उन्हीं को यूज करो ना। पैरेलल, देखो पैरेललोग्राम की इसका मतलब तुम्हें प्रॉपर्टीज याद नहीं है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती थी कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, भूल गए? तो अगर मैंने सिर्फ इतनी बात भी बोल दी कि बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो एकदम माइंड में आ जाना चाहिए तो पैरेललोग्राम है पक्का। क्या प्रॉपर्टी है लिख लो अगर याद नहीं है तो, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, जब मैं डायगोनल बोल रहा हूं मतलब दोनों बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इस बात को कैसे यूज करें? इसका मतलब ये हुआ कि मिड पॉइंट AC और मिड पॉइंट BD दोनों क्या होंगे भाई? इक्वल। इक्वल होंगे। तो कितना इजी नहीं हो गया? BD का मिड पॉइंट आएगा 3 + A/2 4 + B/2, और AC का मिड पॉइंट तो एग्जैक्टली निकल जाएगा 5 + 1/2 3 और 6 + 2/2 4। तो A की और B की वैल्यू निकल जाएगी भाई। यस सर। हो गया ना सबसे इजीली, बहुत इजीली सॉल्व। 5 + 1/2 6 + 2/2, A + 3/2 को 5 + 1/2 के इक्वल रख के आंसर आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी आएगी 3, और B + 4/2 को 6 + 2/2 के इक्वल रख के B की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखो पैरेललोग्राम की कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये बहुत इजी तरीका है कि फोर्थ वाला वर्टेक्स निकालने का, ठीक है। अच्छा पैरेललोग्राम की जगह अगर मैं रोम्बस देता तो भी यही कर देना, क्योंकि रोम्बस भी एक काइंड का पैरेललोग्राम ही है। स्क्वायर होता तो भी यही कर देना, रेक्टेंगल होगा तो भी यही कर देना। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो मैं नहीं कह सकता हूँ रेक्टेंगल है, ध्यान रखना। सारे एंगल 90 डिग्री है तो पक्का बोल सकते हैं रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छा रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट तो करेंगे, कितने पे करते हैं पता है? अगर मैं कहता हूं कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो फिर वो क्या होगा? शेप रोम्बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोम्बस। रोम्बस में क्या करते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना। अच्छा 9th में ज्योमेट्री पहले लाइक थोड़ा सा डिटेल में आया होगा ना। 9th में कितने बच्चे ऐसे थे जिनको ज्योमेट्री हार्ड लगता था 9th क्लास में? एक बार हैंड रेज करना जिनको 9th में ज्योमेट्री हार्ड लगता था। ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, कई सारे चैप्टर थे ना, प्रूविंग करते थे। सोच सोच के हाथ उठा रहे हो क्या भाई? ठीक है, एक दो बच्चों ने बोला जिनको हार्ड लगता था, बाकियों को बिल्कुल अच्छी तरह से इजी लगता था, है ना। लेकिन सारी प्रॉपर्टीज भूल गए ना 10th के बाद। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टीज याद रखो। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वगैरह वो याद है सब? सिमिलैरिटी Yes, वैसे तो कम sir. यूज होगी, हाँ, लेकिन वो सब याद होना चाहिए। अब कहीं सोच रहे हो कि लाइक वैसे तो वो ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूलाज तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो लगती है, तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा, बता भी दूंगा। बट फिर भी अपने बेसिक्स अपने लाइक रेडी रखो कि हाँ भाई रोम्बस, पैरेललोग्राम, इनमें डिस्टिंक्शन क्या था, प्रॉपर्टीज क्या थी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आ जाएगा तो गड़बड़ कराओगे तो। अब आता है बाई चांस मुझे सेक्शन फॉर्मूले में, अब ध्यान से देखना ये वाला फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में अगर रेशियो गिवन हो तो हम पॉइंट निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, लेकिन अगर पॉइंट गिवन है और रेशियो गिवन नहीं है तो रेशियो फिर उस केस में पता है क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? n/n की जगह क्या मान लेते हैं? k/1 मान लेते हैं। तो आप कहोगे सर n/n की जगह k/1 कैसे? बेसिकली हमने क्या करा, n/n को हमने क्या कर दिया, k/1 लिख दिया, मतलब k ही आपका n/n है, ठीक है। तो जो k की वैल्यू होगी वही क्या होगा, m/n होगा। क्लियर है? यस सर। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि रेशियो में ना वो जो m और n दो वेरिएबल्स हैं उनकी जगह सिंगल वेरिएबल ही आ जाए, तो इजी हो जाता है बस काम, और कुछ नहीं है।
तो जो सेक्शन फॉर्मूले में तुम फॉर्मूला लिखते थे mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, यही फॉर्मूला लिखते थे ना सेक्शन फॉर्मूले का। इसी में क्या करा, इसको चेंज करके मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया kx2 x1 k प्लस 1 ky2 प्लस y1 डिवाइड बाय k प्लस 1। इसका कैसे लिखा, इससे बेसिकली हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय n से डिवाइड कर दो, यही बन जाएगा। सोच के देखो, न्यूमरेटर को n से डिवाइड करोगे हर टर्म को, n बाय n आपका k बन जाएगा, n बाय n तो कट जाएगा, ऐसे ही दूसरे में भी, और डिवाइड में क्या आएगा, m बाय n का आपका k बन जाएगा और n बाय n 1 बन जाएगा। तो फॉर्मूला चेंज होकर ये बन जाएगा जिसमें k आपका n/n है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये कन्वीनियंट रहता है थोड़ा सा, लेकिन अगर कोई बच्चा बोले सर m/n लेकर ही निकाले तो वो निकल जाएगा, ठीक है, तब भी निकल जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम करते हैं k/1 कर देते हैं। ठीक है, फिर वही, अच्छा जब रेशियो पूछेगा तब आपको ये नहीं पता होगा कि रेशियो इंटरनल वाला है या एक्सटर्नल वाला है। जब रेशियो गिवन होता है और निकालते हैं तो वो बोल देता है इंटरनली या एक्सटर्नली। ठीक है, लेकिन अगर रेशियो गिवन नहीं है और रेशियो निकालना है तो वो इंटरनल वाला भी हो सकता है, एक्सटर्नल वाला भी हो सकता है। तो क्या करोगे आप, हमेशा इंटरनली वाला फॉर्मूला लगाना जो मैंने लिखा है, ये वाला प्लस वाला। के की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इंटरनल डिवीजन होगा, और अगर के की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आप बोलोगे रेशियो तो उतनी है। जैसे मान लो के की वैल्यू आती है -5/2, अगर के की वैल्यू आती है -5/2 तो आप बोलोगे रेशियो कितनी है, 5:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कैसे, एक्सटर्नली लिख लेना। ठीक है, क्लियर है सभी को? आया बेटा सभी को समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आपने कुछ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, 5-6 इक्वेशंस ऑफ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से पहले ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, ग्रेडियंट या स्लोप बोल देते हैं, जनरली हम स्लोप लिखते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप बोल देते हैं, या कहीं कहीं पे ग्रेडियंट भी लिखा होता है। क्या होता है बेसिकली स्लोप, हिंदी में अगर बोले स्लोप का मतलब होता है ढलान को बोलते हैं। तो ढलान को मेजर करने का एक तरीका बनाया इन्होंने। क्या तरीका बनाया है भाई, ढलान जो है हॉरिजॉन्टल थिंग में 0 है, मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसे बोलूंगा ना मैं, 0 नहीं मतलब अभी हम लाइक नॉर्मल स्पीकिंग अगर बात करें तो मैं कहूँगा भाई हॉरिजॉन्टल थिंग का स्लोप क्या है, 0 है, ढलान कुछ नहीं है। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, जब वो वर्टिकल हो जाएगा, राइट। अगर चीज वर्टिकल हो जाएगी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल से, तो उस केस में जो स्लोप होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब उसके बाद फिर वो डिक्रीज होने लग जाएगा। इसका मतलब हमने समझा कि हॉरिजॉन्टल का सबसे कम आएगा, वर्टिकल का सबसे ज्यादा आएगा, उसके बीच में रहेगा जो भी वैल्यूज होंगी। अब स्लोप को मेजर करने का तरीका उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने बोला tan थीटा ले लो भाई। किसी लाइन का अगर स्लोप या ग्रेडियंट निकालना है तो उसको मेजर करने का तरीका tan थीटा, जिसमें tan तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन ये जो एंगल थीटा है ये कौन सा है, कौन सा एंगल है भाई, तो ये एंगल है हमारा क्या, जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना जो लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, यानी इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज घूम के लेना है। कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। और आपको याद होगा वो साइन कन्वेंशन में एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो एंगल हम पॉजिटिव लेते थे, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते थे, याद है? यस सर। ठीक है, तो ग्रेडियंट जो होगा वो tan थीटा के इक्वल होगा, और थीटा इज द एंगल ऑफ अ लाइन measured from the positive direction of x axis in anti clockwise direction। तो ये याद रखना है। ठीक है, कहां से मेजर करना है, लाइन से नहीं, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से घूमना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन तक, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? यस सर। वैल्यूज तो याद होगी tan की, जो जनरली मतलब आती है, जैसे 30, 45, 60 पे तो याद है सभी को क्या होती है। 30 पे हमारा कितना होता है, 0 पे 0 होता है, 1/√2, 1/√3, 1/√3 होता है, 45 पे 1 हो जाता है, 60 पे √3 हो जाता है, और 90 पे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो आपको समझ में आ रहा होगा वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड इसलिए बोला है, मैंने बोल रहा था ना सबसे ज्यादा आएगा। अब नॉट डिफाइंड तो मतलब बता नहीं सकते, मतलब एक तरह से इन्फिनिटी बोल रहे हैं हम, कैसे बताएं कि मतलब मैक्सिमम होगा। तो tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू हम लेते हैं ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, है ना। वैसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या बेस, ऐसे बोलते हैं ना, यस या फिर बोलते हैं राइज डिवाइड बाय रन। अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग चीज लिखी होती है, सारे एक ही बात है। ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट,
जैसे मान लो एक छोटा सा आपने 2 पॉइंट लिए, ये एक ए पॉइंट ले लिया, ये एक बी पॉइंट ले लिया, तो ये छोटा सा हमने एक ट्राइंगल बना दिया ऐसे। अब हम देखना चाह रहे हैं, लेट्स से अगर मैं ये थीटा लेता हूँ, ये वाला एंगल मैंने थीटा लिया था, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये बात सभी को समझ में आ रही है? Yes, sir. कोई पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा दो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि मैंने ये भी 90 लिया है, और ये वाला जो लाइन बनाई है मैंने, लेट्स से ए से ये सी, ए सी दिख रहा होगा तो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आएंगे, इसलिए थीटा ही लिखा है मैंने। अब आपको टेन थीटा लेना है, तो मैंने वो बड़ा ट्रायंगल ना लेके छोटा सा वो 2 पॉइंटों से ही ले लिया कनेक्ट करके, तो टेन थीटा यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, अगर बड़ा ट्रायंगल बनाऊंगा तो वहाँ से भी निकाल सकता था, तो मैंने छोटा लेकर ले लिया। तो अब आप लिखोगे टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, बी सी डिवाइड बाय क्या लिखोगे, ए सी। Yes, sir. तो बी सी डिवाइड बाई ए सी करके जो आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, टेन थीटा या स्लोप होगा। तो इसको मेजर करने का एक तरीका हो गया कि राइज डिवाइड बाय रन, मतलब वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डिवाइड करके टेन थीटा आता है, तो इस तरह से हम मेजर करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो थीटा अगर गिवन है तो डायरेक्टली टेन थीटा लेकर बना सकते हैं, और तरीके भी हैं, कैसे निकाल सकते हैं। मान लो आपको 2 पॉइंट गिवन होते, ए भी गिवन होता और बी भी गिवन होता, लेट्स से ए गिवन होता x1 y1 और b गिवन होता x2 y2। कोई बताएगा आप कैसे निकालते? 2 पॉइंटों से भी ग्रेडियंट निकल जाता है, कैसे? y1 upon x1 upon x2 minus x। y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। देखो ऐसा क्यों, अब आपको समझ में आ जाएगा, आप कनेक्ट कर पाओगे ऐसा क्यों करा, क्योंकि आपका पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, तो y2 minus y1 करके सभी को समझ में आ रहा है कितना आ Yes. जाएगा, bc आ जाएगा, राइट भाई। y2 minus y1 करोगे तो bc की लेंथ आ जाएगी ना, क्यों? क्योंकि b पॉइंट की हाइट है y1, c पॉइंट की हाइट है b पॉइंट की हाइट है y2, c पॉइंट की हाइट है y1, तो बेटा अगर आप y2 में से y1 माइनस कर दोगे तो आपका bc वाला लेंथ आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो ac होगा ये आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो b पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x2, तो x2 लेंथ हो गई ओरिजिन से वहां तक, और a पॉइंट की जो ओरिजिन से लेंथ है हॉरिजॉन्टली वो कितनी है, x1 है, तो AC जो डिस्टेंस निकलेगा वो x2 माइनस x1 निकलेगा। और अभी आपने टेन थीटा का फॉर्मूला लिखा था, क्योंकि जो स्लोप निकालते हैं वो होता है वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि BC की जगह बस हमने क्या लिख दिया, y2 माइनस y1 लिख दिया, और AC की जगह हमने x2 माइनस x1 लिख दिया। तो ये दो तरीके होगी कि थीटा गिवन हो तो डायरेक्टली बोल दो टेन थीटा, लेकिन अगर 2 पॉइंट गिवन है तो इस तरह से निकाल देते हैं इसको। क्लियर है? Yes, sir. फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई स्लोप जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का 0 क्यों होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में वर्टिकल वाला तो कुछ होगा ही नहीं, तो वर्टिकल 0 डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चाहे कुछ भी हो आंसर 0 आएगा। 90 डिग्री वाले केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं आएगा, वर्टिकल ही वर्टिकल आएगा, तो वर्टिकल चाहे 1 आए और हॉरिजॉन्टल अगर कुछ है ही नहीं, 0 मतलब है, तो फिर क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट? और बाकी बीच में हमें पता है वैल्यूज। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो स्लोप निकालने के तरीके हो गए, एक तो टेन थीटा लेकर निकाल दो या फिर 2 पॉइंटों से निकाल दो। अब आता है स्लोप जो होगा लाइन का, क्योंकि हमें पता है कि थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे भाई, 0 से लेकर कहाँ तक लेते हैं, 0 से लेकर 180, 0 को इंक्लूड कर लिया, 180 को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 10 180 पर भी 0 आएगा, 0 पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? तो एक ले लिया एंगल, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ये पता होगा इसमें तो 2 क्वाड्रेंट आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ गया और सेकंड क्वाड्रेंट भी आ गया। जब थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर 90, क्या आएगा आंसर हमारा, पॉजिटिव आएंगे ना। और अगर 90 से लेकर 180 है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट? क्योंकि 10 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ जब लाइन, अच्छा यानी कि इसमें मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है बेसिकली, जब ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव आएगा, एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव आएगा। तो बताना एक बारी, ये है पहली लाइन, ये है दूसरी लाइन, ये है तीसरी लाइन, और एक और लाइन, ये है फोर्थ। जल्दी से बता दे जो पॉजिटिव किसका होगा, नेगेटिव किसका होगा। फर्स्ट लाइन का कैसा होगा स्लोप, पॉजिटिव, सेकंड का पॉजिटिव, थर्ड का नेगेटिव, फोर्थ का नेगेटिव, थर्ड का भी नेगेटिव, है ना।
क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जब हम एंगल मेजर करेंगे तो एंगल देखकर हम बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो आपको दिख रहा होगा रेड वाला क्या बना रहा है भाई, एक्यूट एंगल बना रहा है। ग्रीन वाला भी क्या बनाएगा, एक्यूट बनाएगा। येलो वाला ऑब्ट्यूज बना रहा है, ब्लू वाला भी ऑब्ट्यूज बना रहा है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो स्लोप समझ में आ गया सभी को, ग्रेडियंट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बताते जाओ, जैसे हम नॉर्मली जब इक्वेशन ऑफ लाइन लेते हैं। अच्छा, स्लोप पता लग गया, तो अब पैरेलल और परपेंडिकुलर के बारे में बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। फॉर पैरेलल लाइंस, अगर लाइंस पैरेलल है तो m1 और m2 क्या होते हैं, इक्वल। m किसके लिए लिया मैंने, m जनरली हम डिनोट करते हैं स्लोप के लिए, या tan थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो स्लोप्स दोनों लाइनों के क्या होंगे, m1 m2, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का जो स्लोप होगा, m मतलब स्लोप, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे पैरेलल लाइन के। बहुत ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि पैरेलल लाइन क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ, इसलिए स्लोप भी इक्वल होगा tan थीटा दोनों का। फॉर परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू -1। इस बात को आप प्रूव भी कर सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, तो मैं तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ। क्या कराऊँ प्रूफ, सर कर लेंगे। कराऊँ? ठीक है, नेक्स्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या होगा, फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स एक्सिस, मतलब ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, या एक्स एक्सिस भी, स्लोप क्या होगा, 0 होगा। See, और फॉर वर्टिकल लाइन not और defined. वाई एक्सिस क्या होगा भाई, नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि 1 अपॉन नॉट डिफाइंड क्या होता है भाई, 0 होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होगा इक्वेशन में, जैसे मान लो स्लोप नॉट डिफाइंड है, तो इक्वेशन को फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो फिर क्या करेंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करके फिर करेंगे क्या होगा, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 हो जाएगा और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस करते हैं। पहली आती थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं, बहुत बेसिक सी। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखते थे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट। Yes, sir. सेकंड x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, तो पता है क्या होते हैं बेटा सभी को, x इंटरसेप्ट अगर मैं बोलता हूँ, y इंटरसेप्ट क्या होते हैं, Yes, क्या होते हैं, जहां पर x एक्सिस को कट करती है लाइन उसको x इंटरसेप्ट बोल देते हैं, जहां पर y एक्सिस को कट करेगी उसको y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप y0 पुट करोगे, x निकाल दोगे, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, है ना। फिर एक साथ ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें m क्या है आपका, slope. Slope. और c क्या है, y c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, अगर ये पता है और स्लोप पता है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाकर पता कर लेंगे। तो अगर आपको ऐसी दी हुई है लाइन 3x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो जल्दी से इसका m बता दो, c बता दो कितना है, स्लोप कितना है इसका और c कितना है, y इंटरसेप्ट। बोलो भाई। c/5 स्लोप और इंटरसेप्ट। m निकालने के लिए बेटा करोगे क्या, सबसे पहले इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा ना, स्लोप निकालने के लिए, इस वाले से। तो इसको इससे कंपेयर करने के लिए पहले तो इसको इसमें चेंज करना पड़ेगा ना, कर दो। y की वैल्यू क्या आएगी, 3/5x और प्लस का 2 हो जाएगा 10/5, राइट। तो जब इस फॉर्म में चेंज कर दिया, अब मैं बोल सकता हूँ n की वैल्यू 3/5 है और y इंटरसेप्ट कितना है, 2 है। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. और x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो वो आ जाएगा -10/3, ठीक है। थर्ड आती है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब ये सारी इक्वेशन वैसे मतलब एक दूसरे से डराइव करके इधर उधर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इंटर रिलेटेड होती है। बट क्या होता है ना, पेपर में क्या होता है कि मान लो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इतनी सारी इक्वेशन लर्न करने की जरूरत क्या है, मतलब 2-3 से वैसे काम चल सकता है, कोई क्वेश्चन उन 2-3 इक्वेशन से ही सॉल्व हो सकते हैं सारे के सारे। बट प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार क्या होता है, कन्वीनियंट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ईज हो जाता है कि हम एक इक्वेशन को डायरेक्टली लगाकर आंसर निकाल सकते हैं। तो अदरवाइज क्या होगा, रिलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला डराइव करना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है प्रोसेस। इसलिए अलग अलग इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म कहता है कि आपको अगर स्लोप पता है और पॉइंट पता है, एक पॉइंट गिवन है मतलब,
तो ये इक्वेशन है, y इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस y1। ठीक है बेटा, Yes, sir. ये आया Yes. कहाँ से? ऐसे आया कि y इक्वल m इक्वल टू होता था y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। आपने अभी पीछे ऊपर स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैंने y2 माइनस y2 और x2 की जगह मैंने क्या करा, जो एक रैंडम पॉइंट है वो ले लिया x, y, तो वो भी एक पॉइंट ही है, तो उसको मैंने एक तरह से x2 और y2 को x और x2 को x ले लिया, y2 को y ले लिया, जो एक रैंडम पॉइंट है। तो फिर स्लोप का जो फॉर्मूला लिखते थे वही लिखोगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा सॉल्व करके। तो लेफ्ट जो राइट में मैंने लिखा है उसको फिर इधर उधर मैनिपुलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो लेफ्ट जो मैंने लिखा है वही आ जाएगा। तो डायरेक्टली लर्न कर लो ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई भी ना करना पड़े, टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, फिर आता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी? m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप होता था। अब इस बार m गिवन नहीं है, बस 2 पॉइंट गिवन है, तो आपने ऊपर m लिखा था, क्या होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 भी लिख सकते हैं, तो वही लिख दो दोबारा। तो यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म में बस m को गायब करके आपने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। मतलब पहले आपने बेसिकली m ही निकाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो 2 पॉइंट गिवन थे, उसको फिर आपने इक्वेट कर दिया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली फॉर्मूला फिर ये आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1 प्लस y1। अब जो फोर्थ फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला वो सेम है। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट आपका m है और आपने यहाँ पर क्या लिखा था, बस m लिखा था। तो पहले m गिवन था तो हमने m लिख दिया, इस बार m गिवन नहीं है तो हमने 2 पॉइंटों से पहले m निकाल दिया और फिर पुट कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. फिर आता है नेक्स्ट, Yes, sir. इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट पता है, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी, तो इस तरह से लिख देते हैं, क्या, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, जिसमें ए भी क्या है, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस की क्या है, Intercept. रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स एक्सिस वाला आपका ए है, वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो बी है। अब आप कहोगे सर ऊपर तो आपने वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट सी लिया था, बट अब फॉर्मूले बुक में देखोगे ना, या जहाँ पे लिखे होते हैं वहाँ पर यही सिंबल यूज करें, तो मैं कंफ्यूज ना करके वही वाला सिंबल यूज कर रहा हूँ। तो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट ऊपर जो लिख रहे थे हम वो सी लिख रहे थे, याद होगा तुम्हें, यहाँ पे सी लिखा था, यहाँ पर मैंने उसको बी बोल दिया, तो कंफ्यूज मत होना, बस याद रखो कि वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट नीचे आता है, वाई एक्सिस के वाई के नीचे, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट एक्स के नीचे आता है। अब उसको आप ए बी बोलो, सी डी बोलो, ई एफ बोलो, जो मर्जी बोलो, बट वो फॉर्मूला बताने के लिए मैंने लिख दिया। और बुक में ज़्यादातर ए बी लिखा होता है और वहाँ पर सी लिखा होता है, तो इस तरह से लिख दिया। मुझे भी नहीं समझ आया आज तक कि वाई एक्सिस वाले इंटरसेप्ट को उसमें सी लिखते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो वहाँ पर ही बी यूज कर लेते हैं ताकि यहाँ पर भी फिर बी समझ में आता। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने वहाँ पर सी लिख दिया, यहाँ पर ए बी बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ लेना है बस। ठीक है, फिर एक आती है नॉर्मल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद से तुमने स्कूल में नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी थी सबने भी नॉर्मल फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म पहले क्या कहती है पहले समझ लो। अगर एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी हम इक्वेशन निकाल रहे हैं नॉर्मल फॉर्म में, तो नॉर्मल फॉर्म निकालने से पहले हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर ओरिजिन से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, जैसे परपेंडिकुलर ए और ओ से एम डाला, तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो स्मॉल पी है जो ओरिजिन से डाला, और ये एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, कितना, इसको एंगल को नाम दे देते हैं अल्फा, नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया? अल्फा। बुक में शायद तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ऐसे बना था, ओमेगा बना हुआ था, चलो यही लिख दिया। ठीक है, तो फिर इसकी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ स्मॉल पी है, और आपका जो एंगल है जो नॉर्मल बना रहा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, वो ओमेगा है। तो लाइन की जो इक्वेशन होगी दैट इज गिवन बाय रिक्वायर्ड लाइन, जो निकालनी है हमें, उसकी लाइन की इक्वेशन होगी एक्स के साथ कॉस ओमेगा, वाई के साथ साइन ओमेगा इक्वल टू स्मॉल पी, जिसमें पी ऑलवेज क्या होगा, ध्यान रखना, पॉजिटिव होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये भी Yes. फिर वही डराइव कर सकते हैं, मैंने जैसे बोला कि सारी इक्वेशन करेक्टेड है, ये भी डराइव कर सकते हैं, ट्राइंगल लेकर हम डराइव कर सकते हैं, यही आएगा। अब अगर मैंने आपको एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे पूछा कि 3x की जगह ले लेते हैं √3x प्लस वाई या माइनस वाई
इज इक्वल टू -5। ये गिवन है। -5 की जगह ले लेते हैं, क्या ले लें -4 ले लेते हैं। चलो ये ले लिया मैंने। अब मैंने कहा कि इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके मुझे आप कंपेयर करके बता दो ओमेगा कितना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है लाइन पर। जल्दी से कैसे निकालेंगे ओमेगा और पी की वैल्यू? कॉस ओमेगा पहले लिखना पड़ेगा, साइन ओमेगा लिखना पड़ेगा। तो बता दो क्या लिखूं? कॉस ओमेगा कितना लिख दूं? कंपेयर करके बता दो कॉस ओमेगा कितना है? सर √3। √3। अब देखो करती ना गड़बड़ बात यार, ऐसे कैसे कंपेयर कर रहे हो तुम यार? कॉस की वैल्यू डोमेन रेंज सब भूल गए क्या? कॉस साइन भाई 0 से 1 के बीच में रहते हैं, या 0 और 1 भी हो सकते हैं। √3 तो 1 से भी बड़ा है, कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप कहोगे सर आपने गलत लिख दिया। √3 अगर लाइक होता ही नहीं है कॉस और साइन की वैल्यू, फिर तो आपने गलत लिख दिया। गलत नहीं लिखा बट सही लिखा है। आपको क्या करना है, भूल गए क्या? वो टाइप बताया था, याद है? ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, क्या करते हैं याद है? √8 + 30 मल्टीप्लाई। हाँ याद आ गया। अच्छा सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया? ए एक्स और बी वाई होता है। सॉरी, ए एक्स और बी वाई अगर ऐसे है तो उसको ऐसे लिख लेते थे, याद है? और फिर मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये आपका एक क्या होगा, क्या होगा? साइन कॉस में से अगर पहले वाले को साइन मारोगे तो दूसरा वाला कॉस आएगा सेम एंगल पर। तो यहाँ पर भी वही चीज है। क्या लिखा हुआ है? √3x - y = लिखा था -4। सबसे पहले तो एक काम करो, ये जो -4 है इसको पॉजिटिव बनाओ पहले, यानी उल्टा कर दो सब। -√3x + y = 4, क्योंकि जो राइट साइड पे लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अब डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि cos इतना साइन उतना है। तो क्या करोगे, ये जो कोएफिशिएंट है इनके स्क्वायर करके ऐड करो और रूट में रख दो। कितना आएगा? 2। 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, पूरी इक्वेशन में कर दो, मतलब फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 4 को भी डिवाइड कर रहा हूँ, तो फिर जब हमने दोनों साइड पे करा तो फिर लाइक लेफ्ट साइड पे अगर सिर्फ डिवाइड करता तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करता, लेकिन राइट साइड पे भी कर दिया तो फिर अब कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप कह सकते हो कि ये दोनों जो है 1/2 आपका क्या होगा? साइन होगा, और माइनस का √3/2 क्या होगा? कॉस ओमेगा होगा। अब बेशक से करके भी देख लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, टेस्ट कर लो, यही आएगा। अब पक्का बोल सकते हैं। और आपका स्मॉल p कितना हो जाएगा? 4/2 कितना आ गया? 2 आ गया। तो 2 यूनिट्स आ गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालें? अब साइन की वैल्यू पॉजिटिव, साइन कॉस की वैल्यू नेगेटिव, कहाँ पे होती है बता दो जल्दी से? कौन से क्वाड्रेंट में होती है? थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। अब मुझे पता है साइन की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है 30 पे, 30 को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है। और कॉस की वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन वो पॉजिटिव वाली होती है फर्स्ट में। सेकंड में लेके जाना है तो 180 - 30 कर देंगे ना, तो 180 - 30, या फिर पाई के टर्म्स में लिखोगे तो पाई - 5/6, 5/6 आएगा। वेरी गुड। तो हमारा ओमेगा जो होगा वो क्या आएगा बेटा? 5/6। क्लियर है सभी को? ओमेगा की वैल्यू आपकी इस बार क्या होगी? एक बात और सुन लो, जब मैंने स्लोप बताया था तो उसमें बताया था थीटा जो होता है सिर्फ 0 से 180 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ पर जो ओमेगा है वो तो 180 से बड़ा थर्ड और फोर्थ में भी जा सकता है। क्लियर है बात? कैसे देखो, Yes, लाइन अगर sir. ऐसी हो, नीचे बना देते, लाइन अगर ऐसी है तो हम एंगल कहां से मेजर करेंगे बताओ? इसमें अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ओरिजिन से, लेट्स से ऐसे OM, तो इसमें हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? हमने डिस्कस करा था एंगल कहां से मेजर करना है, याद है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर तक, है ना? तो कैसे मेजर करेंगे इसमें, समझ में आया? Yes, sir. नीचे की तरफ. Yes, sir. ये एंगल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई? Yes. इसमें इसका मतलब जो एंगल होगा वो 180 से बड़ा रिफ्लेक्स भी जा सकता है। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म याद रहेगी। क्या करना है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए? सबसे पहले जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट में रखो, डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को। एंश्योर करो कि जो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जो भी आपका कांस्टेंट है एक साइड पर वो पॉजिटिव होना चाहिए।
फिर डिवाइड करने के बाद आप कंपेयर करो कि x के साथ जो लिखा है वो कॉस आपका ओमेगा होगा, y के साथ जो लिखा है वो साइन ओमेगा होगा, कोएफिशिएंट इंक्लूडिंग देयर साइन। फिर हम डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके हिसाब से हम वैल्यू बता देंगे। ठीक है? और अगर मान लो ऐसी वैल्यू आती है जिसपे हम बता नहीं सकते, जैसे मान लो साइन आ जाता 1/3, तो साइन अगर 1/3 है तो फिर तो साइन इनवर्स करके लिखना पड़ेगा, उसमें मैं बता नहीं सकता कि 1/3 अनलेस मेरे पास या तो टेबल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, या फिर कैलकुलेटर मुझे अलाउड हो, तो मैं नहीं बता सकता, फिर इन्वर्स करके छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन में भी हो सकता है ऐसा कि इन्वर्स की फॉर्म में ही दे रखा हो। ठीक है, अच्छा, और कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, हम जैसे एंगल निकाल रहे हैं साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स निकाल के बताएंगे, वो टेन इनवर्स वाले में पूछ लेगा, तो साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स से टेन इनवर्स, वो आता है ना कन्वर्जन सभी को, है भाई, क्लियर है सभी को। मान लो आपका साइन ओमेगा आया 1/3, तो आपका ओमेगा आप लिखोगे साइन इनवर्स आ गया 1/3, और कॉस की वैल्यू आई है लेट्स से ओमेगा की 1 बाई क्या आएगी, स्क्वायर करके माइनस करोगे कितना आएगा भाई, 2√2/3 आएगा, राइट। यही आएगा। अब यहाँ पर आ गया आपका कॉस इनवर्स 2√2/3। तो अगर मान लो एंगल जो दिया हुआ ऑप्शन में वो tan इनवर्स में दिया हुआ है, कोई बताएगा जल्दी से tan इनवर्स क्या लिखूं? 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, निकाल लोगे ना बेटा, ये तो ध्यान होगा ना, वो ट्रायंगल बनाकर कर लेते थे हम, याद है। हाँ, लेकिन इसमें ये देख लेना कौन सा क्वाड्रेंट है उसके अकॉर्डिंग। मान लो साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है, तो फिर tan इनवर्स वाला भी क्या आएगा, नेगेटिव। और वो फॉर्मूला याद है ना, साइन इनवर्स में नेगेटिव होता था तो नेगेटिव बाहर आ जाता था, कॉस इनवर्स में नेगेटिव होता था तो पाई माइनस करके बाहर निकलता था, और tan इनवर्स में भी नेगेटिव हो जाता था, कॉस सेक में भी नेगेटिव बाहर आ जाता था, सेक कॉस और क्वाट में पाई माइनस बन जाता था, याद है सारे फॉर्मूले। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कुछ सेंटर पढ़े होंगे शायद, मेरे ख्याल से तुमने स्कूल में नहीं पढ़े होंगे, सेंटर्स पढ़े, सेंट्रॉइड तो सभी ने पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, सेंटर से पहले, सेंटर चलो आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इससे पहले एक दो चीज और डिस्कस कर लेता हूँ बेसिक। इंटरसेप्ट्स सभी को समझ में आ गया कि इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। इक्वेशन जो मैंने लिखी है, कितनी इक्वेशन होगी टोटल, ये कौन सी थी हमारी, सिक्स्थ इक्वेशन होगी। अच्छा, एक पैरामीट्रिक भी होती है, पैरामीट्रिक आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब थोड़ा सा कुछ और बातें एक और बता देता हूँ। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन गिवन है, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो पहले क्या होता था, ये वाला फॉर्मूला कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? ऐसे लिखते थे कुछ हाफ, कुछ ऐसे लिखते थे, x1 लिख देते थे, फिर x2 लिख देते थे, फिर x3 लिख देते थे, और ब्रैकेट में क्या करते थे, ऐसे करते थे, 1 के बाद 2 3, 2 के बाद 3 1, और 3 के बाद 1 2। ठीक है, y2 - y3, y3 - y1, y1 - y2, बड़ा सा फॉर्मूला है तो लर्न करने का तरीका, x1 x2 x3 बाहर रखो, y2 - y3, 1 2 के बाद 1 2 3, फिर 2 आ रहा है तो 3 1, और 3 आ रहा है तो 1 2, माइनस इस तरह से करके लिखते जाओ, या फिर आप इसको वैसे ऐसे भी याद रख सकते हो, डिटरमिनेंट में भी पढ़ा होगा आपने, याद है 23 31 x1 x2 x3, y1 y2 y3 और 1 1। ठीक है बेटा, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आता है, अब अगर मुझे मान लो कहा गया है कि 3 पॉइंट कॉलिनर, जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, ABC आर कॉलिनर, इफ अगर मैं बोल रहा हूँ आर कॉलिनर, अगर ये तीनों कॉलिनर हैं, तो अब इससे सिर्फ एक तो मैंने बताया था तरीका कि एक डिस्टेंस का सम, एक डिस्टेंस सॉरी दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आएगा, पर वो कौन सा कहाँ पर है, वो तो लाइक जब हम निकालेंगे AB BC CA, मान लो CA सबसे बड़ा है तो इसका मतलब ये हो गया कि C अगर सबसे बड़ा है तो B A और C के बीच में होगा। ठीक है, तो एक तो वो तरीका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला कि भाई AB + BC + CA सॉरी इक्वल टू CA आएगा। जरूर नहीं कि यही आएगा, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है और AB + AC BC के इक्वल आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है AC + BC इक्वल टू AB हो जाए, वो तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कहाँ पर है पॉइंट आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, एरिया हम ये भी तो कह सकते हैं कि स्लोप निकालो AB का, स्लोप निकालो BC का, और स्लोप निकालो CA का, सारे सबके स्लोप क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो अब आप कहोगे सर स्लोप लेकिन इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है, मैं कहूंगा स्लोप अगर AB का BC के इक्वल है स्लोप, तो मैं कहूंगा ठीक है लाइन पैरेलल है, क्योंकि हमें पता है लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल आते हैं। पर सोच के देखो,
अगर ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल है तो ए बी बी सी के पैरेलल है, लेकिन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है ए, तो दो पैरेलल अगर अलग अलग हैं तो उनमें एक पॉइंट कॉमन तो हो ही नहीं सकता। तो अगर एक पॉइंट कॉमन है दोनों में, ए बी और बी सी में बी पॉइंट लेट से कॉमन है, तो बी पॉइंट कॉमन तभी होगा जब वो दोनों लाइन क्या कर रही होगी, कोइंसाइड कर रही होगी, यानी कि ए बी सी तीनों पॉइंट ए की लाइन में होंगे। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मैंने अभी बताया वो क्या आएगा, 0 कह सकते हैं। Yes, sir. भाई अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए तो सोच के देखो ना, ट्राइंगल का एरिया कितना बच जाएगा, 0, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं ना। क्लियर है सभी को? Yes, ठीक है, यहाँ तक बेटा सभी को आया समझ में? sir. Yes, sir. फिर आता है लेट से, मैंने ऐसे बोला क्वेश्चन दिया, इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहा था मैं। अगर मैंने ऐसे बोला, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट से क्वेश्चन के वैसे एक पॉइंट ले लेते हैं। इफ मैंने बोला इफ लाइन इज मेकिंग इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, देन आपको बताना है एम की वैल्यू क्या होगी, स्लोप कितना होगा उसका। अगर मैंने बोला कि एक लाइन है जो इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट बना रही है एक्सिस के ऊपर, अच्छा इंटरसेप्ट का मतलब ये तो नहीं है कि पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, राइट? Yes, sir. लेकिन जब मैं इक्वल बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट 5 है तो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट 5 और -5 दोनों हो सकते हैं, या 5 ही लेना पड़ेगा? 5. यस सर, नहीं मैं पूछा बेटा, 5 अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है तो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट 5 होगा या -5 भी ले सकते हैं? Possible है. 5 ही लोगे, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर बता दो जल्दी से स्लोप क्या आएगा। मतलब अगर मुझे इंटरसेप्ट गिवन भी नहीं है, बस ये बोल दिया कि इक्वल इंटरसेप्ट है डायरेक्टली एक्सिस के ऊपर, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ स्लोप कितना होगा। एक एग्जांपल लेके समझ लो, आ जाएगा समझ में। कितना आएगा? -1 आएगा। 1 पॉजिटिव 1 नहीं आएगा, सिर्फ -1 आएगा। अब क्या करा, कभी ये पेपर में एक बार आया था, बट अब क्या हो गया, एक तरह से फॉर्मूले की तरह से याद रख लो बेटा, ठीक है, कि जब भी कभी बोलते कि इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है लाइन, तो जो स्लोप होगा वो -1 होगा। नहीं तो तुम क्या करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। कैसे? ऐसे तुम्हें एग्जांपल लेके सोचना पड़ेगा ऐसे कि लाइन कैसे बनाए। तो लाइन तुमने बनाई ऐसे, ये वाला 5 ले लिया, ये वाला 5 ले लिया, मतलब 0 5 और ये 5 0, इक्वल इंटरसेप्ट ले लिए। फिर आपको समझना पड़ेगा कि इसका स्लोप कैसे निकाले। तो दो पॉइंटों से जब तुम स्लोप निकालोगे, 0 - 5 डिवाइड बाय 5 - 0, तो समझ में आ जाएगा -1 होता है। फिर आपने दूसरी सिचुएशन सोची कि सर लाइक एक तो वैल्यू आई, लेकिन क्या एक और वैल्यू आ सकती है क्या? अब सोचा आपने ऐसे, तो ये जिसने भी सोचा ये रॉन्ग कर दिया उसने। क्यों? उसने सोचा -5 0 ले लो और एक 0 5 ले लो, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो आप इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ तो आप इक्वल ले रहे हो 5 5, लेकिन जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल नहीं है, एक -5 और एक 5 है। क्लियर है सभी को? लेकिन अगर ये बोल दे, हाँ, लेकिन अगर ये बोल दे कि इक्वल इंटरसेप्ट इन ऑपोजिट साइन, दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है, बट या फिर ऐसे बोल दे इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये नेक्स्ट बना देता हूं मैं, ताकि आप ये चीज याद रखो पेपर में, ताकि कंफ्यूजन ना हो उस टाइम पे ना पेपर में प्लस माइनस का। अगर मैंने ये बोल दिया था कि इफ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसे बोल दिया, इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ, देन एम क्या होगा, अब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा भाई? पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव आएगा या -1 भी आएगा इस बारी? माइनस भी आ सकता है. बताओ भाई, दोनों आएंगे, एक आएगा, So दोनों. माइनस भी आएगा। अब तो क्योंकि अब तो जो मैंने दोनों लाइनें बनाई है, व्हाइट वाली और रेड वाली, अब तो दोनों केस कंसिडर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ तो इक्वल है ना। अब पॉइंट से कोई मतलब नहीं कि वो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 5 5 ही लेंथ है, इधर से देख लो या उधर से देख लो। फिर यानी कि यहाँ पर आपका एंगल 135 बनेगा, यहाँ पर 45 बनेगा, तो दोनों आंसर आ सकते हैं। 10 45 पे 1 होता है, 10 135 पे -1 होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो दोनों पॉसिबल है इसमें, वेरी गुड। तो जब लेंथ बोल दे इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ, तब आप कहोगे दोनों पॉसिबल है। लेकिन अगर सिर्फ इंटरसेप्ट बोला है कि इक्वल है, तो सिर्फ -1 ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप दूसरी वाली लोगे तो उसमें 5 और -5 उल्टा साइन हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है भाई? No, sir.
ठीक है। अच्छा, मैंने जो ऊपर वाला ओमेगा वाला लिखा था नॉर्मल फॉर्म, उसमें ओमेगा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी ये भी बता दो। ये वाला, इसमें ओमेगा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 0 से लेकर 2 पाई इंक्लूड करें या नहीं करें? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 पाई पर तो बैक 0 पे ही आ जाओगे, फायदा क्या है? ठीक है, तो 2 पाई नहीं लिखते, वो 0 से लेकर 0 को इंक्लूड करना है, 2 पाई को इंक्लूड नहीं करना। क्लियर है? और जो पी बोला था स्मॉल पी, उसको हमेशा क्या रखना है? क्या रखना है पॉजिटिव। भाई? हमेशा ही पॉजिटिव रखना है। क्लियर? यस ठीक है, यहाँ तक आया सभी को समझ में? सर। यस सर। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया वेब से, अच्छा जो मैंने ऊपर एक दिया था कॉलिनियर वाला, उसमें एक कंडीशन और ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? कॉलिनियर के लिए मैंने कहा कि दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आएगा। स्लोप ए बी बी सी सी ये निकालो कैसे आएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा। एक और चीज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, कोई भी लाइन लेनी, ए और बी से दो पॉइंटों से बना दी, इज सेटिस्फाइड बाय सी पॉइंट। करेगी या नहीं करेगी? अगर मुझे प्रूव करना है कि ए बी सी तीनों एक लाइन में, तो ए बी की इक्वेशन निकाल दो जो भी आएगी दो पॉइंटों से, और फिर सी पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई का मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करके लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल आ जाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ ना कि वो लाइन पर ही है सी पॉइंट। तो यस सबसे इजी सर। मेथड बताना इनमें से कौन सा है? सबसे इजी तरीका सर जो थर्ड बताया। ये वाला सबसे इजी नहीं, स्लोप वाला है ना, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, वो तुम्हारे लाइक ऊपर है कि कौन सा लगाना है, बट ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है दूसरी चीजों का भी यूटिलाइज करना हो हमें। ठीक है, फिर आता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन। जब मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंट से x1 y1 पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए पी। इसकी लेंथ बतानी कितनी होगी, तो इस और इक्वेशन लाइन की कितनी दी हुई है, लेट्स से ऐसी दी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर ऐसी लाइन की इक्वेशन है, तो जो लेंथ होगी परपेंडिकुलर की, उसमें क्या करना है आपको याद करने के लिए? बस x की जगह x1 रख देना, y की जगह y1 रख देना, पूरी इक्वेशन ऐसी कैसी, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट। और ऊपर वाला आंसर जो मैंने लिखा है, ऊपर वाला रिमाइंडर, वो मॉड में रखा है। मॉड में जानबूझ में रखा है, क्योंकि भाई जो डिस्टेंस होना चाहिए वो नेगेटिव ना आ जाए। मान लो हो सकता है न्यूमरेटर सॉल्व करके पॉइंट ऐसे थे नेगेटिव आ गया, तो आप उसको पॉजिटिव बना लेना। ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा। सर ये वाला बोलो बेटा। रिपीट करना। हाँ बेटा, मैंने बोला कि अगर किसी एक पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 ऑन अ लाइन, किसी लाइन के ऊपर, लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है आपको, इस लाइन की इक्वेशन पर आपने क्या करा, एक पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो उस परपेंडिकुलर की हम क्या फाइंड कर रहे हैं? लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो जो एपी होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट विल बी मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस सी, और नीचे डिवाइडर क्या लिखोगे? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और याद करने का तरीका है, न्यूमरेटर में बस कुछ नहीं करा, पूरी लाइन की इक्वेशन लिख दी, बस x की जगह x1 लिख दिया, y की जगह y1 लिख दिया, और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यस सर। क्लियर? अब अगर मान लो, देखो ये फॉर्मूला क्यों लर्न करा, अब ये फॉर्मूला मुझे लर्न भी नहीं है मान लो, तब भी मैं कर सकता हूँ। कैसे? ए पॉइंट से मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर की पहले इक्वेशन निकालूंगा। कैसे? पॉइंट पता है ए, जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसकी इक्वेशन पता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली इक्वेशन से मैं स्लोप निकाल लूंगा। इसके स्लोप से परपेंडिकुलर वाली लाइन का भी स्लोप आ जाएगा, वो प्रोडक्ट -1 होता है उससे आ जाएगा। तो जब स्लोप आ गया परपेंडिकुलर का और ए पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं क्या निकाल दूंगा? इक्वेशन निकाल लूंगा परपेंडिकुलर की, एपी की। तो दो लाइनों की जब इक्वेशन आ जाएगी, एपी की भी आ गई और लाइन की तो पहले जो ऑलरेडी गिवन है उसकी लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालकर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से, एक्स और वाई की वैल्यू निकालकर ये वाला पी पॉइंट आ जाएगा। तो जब पी वाला पॉइंट आ जाएगा, तो फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा दूंगा एपी का, है ना। पर इतना कुछ ना करके हमने क्या करा भाई, ये फॉर्मूला लर्न कर लिया ताकि शॉर्टकट। ठीक है, यस क्लियर सर। बेटा सभी को? यस सर। और फिर एक और लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइनों के बीच में भी एंगल निकालना है जिनके स्लोप्स क्या है, m1 और m2। मान लो ऐसी लाइन है, y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2। तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल होगा 10
अच्छा मैं ये टेन थीटा लिख रहा हूँ, पर ये जो थीटा थीटा ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, ये वो वाला एंगल नहीं है, स्लोप वाला, ये ध्यान रखना। तो वो क्या होगा, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। अब इसमें मैंने मॉड लिखा है, तो मॉड मैंने जानबूझ में लगा दिया। उसका रीजन, दो लाइनों के बीच में एक एंगल नहीं होता, आपको समझ में आ रहा होगा। दो लाइनों के बीच में एक्चुअली दो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल होता है एक, और एक ये वाला एंगल होता है। लेकिन जब हम जनरली एंगल बोलते हैं तो दोनों नहीं बोलते, हम कौन सा एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं जनरली, है ना। तो अगर एक्यूट एंगल बोल रहा है तो भाई मॉड वाला आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, जो मॉड का बाहर नेगेटिव लगाते हैं ना वो वाला आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सर बाहर नेगेटिव लिख कर निकालोगे तो ऑब्ट्यूज निकल जाएगा, अगर पॉजिटिव लोगे तो बेटा एक्यूट निकल जाएगा। क्लियर है? सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर जैसे दो प्लेन लिए हो हमको, तो वो जो इंटरसेक्ट करके जिस लाइन पर वो इंटरसेक्ट करेंगे उस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? लाइन की इक्वेशन, अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो किसी लाइन पर होंगे, उस लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? यस सर। भूल के मैंने बताया था, अगर आपको दो प्लेन पता है, ये दो प्लेन पता है, राइट, ये कह रहे हो ना। यस सर। तो अगर ये दो प्लेन हमें गिवन है तो हमें क्या निकालना है, तो लाइन है उसकी इक्वेशन जहाँ पर इंटरसेक्ट करें। तो हमें ये पता है कि दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं वो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। यस सर। उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, क्योंकि एक पॉइंट नहीं होगा, वो पूरी की पूरी एक लाइन होगी, और हमें ये पता है कि जब लाइन जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे उससे अगर मुझे प्लेन निकालने हो तो कितने प्लेन निकल सकते हैं? हाँ, इनफाइनाइट। उसकी इक्वेशन क्या लिखते थे हम? प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन। हाँ, तो पहला प्लेन लिख देते थे प्लस लैम्डा टाइम्स, सेकंड प्लेन लिख देते थे इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, राइट, ये लिखेंगे ना। यस सर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या है? लाइन की इक्वेशन कैसे? अच्छा, आप पूछ रहे हो कि अगर ये दोनों के दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे उसमें लाइन की इक्वेशन लिखो, है ना। यस सर। सोचो थोड़ा सा कि कैसे निकालोगे। हमें दोनों प्लेनों की क्या पता है, नॉर्मल पता है ना, नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो पता है कि नहीं। यस सर। और दोनों के नॉर्मल से और डी जो गिवन है हमें, उससे हम कैसे लाइन की इक्वेशन निकाले जो इंटरसेक्टिंग होगी। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हम पॉइंट तो निकाल लेते थे, दोनों का एक रैंडम पॉइंट मानते थे और निकाल देते थे। प्लेन पे कैसे ले? याद, हाँ बोलो बोलो, सोचो भाई, थोड़ा सा बताओ क्या करेंगे। सर समझ में नहीं आया, प्लेन बेटा इंटरसेक्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट प्लेन है, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। अब वो इंटरसेक्ट जब करेंगे तो वो एक लाइन में करेंगे या एक पॉइंट में करेंगे, पहले तो ये बताओ। सर वो तो एक पॉइंट पे करेंगे, लाइन कहाँ से आएगी? बेटा जब दो प्लेन आपके, जैसे दो पेपर हैं, जैसे आपका दीवार ही देखो, एक लेफ्ट वाली वॉल, एक बैक वाली वॉल देखो, उन दोनों वॉल को देखो, वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन में इंटरसेक्ट कर रही है? लाइन में इंटरसेक्ट कर रही है। तो फिर कैसे निकालें? ये पक्का है कि हमेशा लाइन में इंटरसेक्ट करेंगी, है भाई? सर पैरेलल में। एक काम करते हैं, जैसे ये लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 10 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है x प्लस y। अच्छा बेटा म्यूट मोड पे रखो, आवाज आ रही है बैकग्राउंड। ये दोनों के दोनों इक्वल टू 0 है, क्लियर है? यस सर। yes, ठीक है, अब आगे क्या करें? अगर दोनों इक्वल टू 0 है तो एक काम करें, एक काम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4z, और इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5z। ये ठीक है? यस। अब मुझे एक चीज बताओ, x और y की वैल्यू आप निकाल लोगे z की टर्म्स में?
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरह से। यस सर। तो जब x और y की वैल्यू आ जाएगी, लेट्स से क्या अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ऐसे 2 2 6 ये हो गया 10, क्या आएगा भाई माइनस 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 प्लस, ये कट गया। y की वैल्यू कितनी आएगी अब? y इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 माइनस 6 4 आएगा और प्लस का 6z। ये क्लियर है? यस सर। और जो y की वैल्यू आई है और x की वैल्यू भी आ जाएगी कुछ ऐसी। क्या था x प्लस y, y की वैल्यू आई है 4 प्लस 6z इक्वल टू 6 माइनस 10z। एक मिनट, हमने गड़बड़ कर दी। राइट साइड पे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये आएगा 3 माइनस 5z था। हाँ, तो मेरा क्या आएगा आंसर यहाँ से आगे? x की वैल्यू भी आ गई इसी तरह से, कितनी -1 माइनस का 11z। ये क्लियर है भाई? देखो क्या आई, अब समझ में आ गया। y की वैल्यू आ गई कितनी 4 प्लस 6z और z तो z ही है। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाएगा, बताओ अब आ जाएगी इक्वेशन 9 की, कैसे लिखेंगे अब लिख लोगे? भाई सर आप करवा दो। बताओ, अब बताओ कैसे लिखोगे? आप तो ऐसे लिखते थे ना, x माइनस समथिंग डिवाइड बाय y माइनस समथिंग डिवाइड बाय z माइनस समथिंग डिवाइड बाय, ऐसे लिखते थे ना। तो इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, कैसे लिखें सब? अच्छा, ये ऐसा नहीं हो गया कि लाइन पर एक पॉइंट आ गया बेसिकली -1 माइनस 11 z की वैल्यू मान लो, मैं कुछ मान लेता हूँ, लैम्डा मान लेता हूँ, तो ऐसा पॉइंट नहीं आ गया? यस ये ठीक है भाई? यस सर। अब यहाँ से मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ? x प्लस 1 अपॉन माइनस बताओ क्या लिखूंगा? x माइनस x प्लस 1 अपॉन माइनस। हाँ, आ रहा है समझ में? यस सर। हो जाएगी अब ऐसी y माइनस Yes, 4 डिवाइड बाय 6 और z माइनस 0 डिवाइड बाय 1। क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। क्लियर है? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, प्लेन जो होते हैं वो दोनों के दोनों मतलब जो भी प्लेन इंटरसेक्टिंग होंगे। अच्छा, प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होते हैं या पैरेलल भी हो सकते हैं? पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर बेटा सभी को? तो या तो पैरेलल होंगे या तो पैरेलल होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। स्क्यू वाला कोई वो नहीं है, जैसे लाइनों में तो स्क्यू लाइंस भी होती थी, प्लेन में ऐसा नहीं होता। क्लियर है? यस सर। यस सर। थैंक यू ऑल बेटा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।